हमारे मित्र श्री विनीत जैन जी, टाइम्स नाउ की पूरी टीम, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को नमस्कार। मैं टाइम्स नाउ ग्रुप के सभी दर्शकों, कर्मचारियों, फील्ड और डेस्क के सभी पत्रकारों, कैमरा और लॉजिस्टिक्स से जुड़े हर साथी को इस समिट के लिए बधाई देता हूं। ये टाइम्स नाउ की पहली समिट है। आप सभी को इस शुभारंभ के लिए और आने वाली लंबी यात्रा के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, इस बार की थीम आपने इंडिया एक्शन प्लान 2020 रखी है, लेकिन आज का इंडिया तो पूरे दशक के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। हाँ, तरीका 2020 वाला है। और इरादा पूरी सीरीज में अच्छे परफॉर्मेंस का है, नए रिकॉर्ड्स बनाने का, और इस सीरीज को भारत की सीरीज बनाने का है। दुनिया का सबसे युवा देश अब तेजी से खेलने के मूड में है। सिर्फ 8 महीने की सरकार ने फैसलों की जो सेंचुरी बनाई है वो अभूतपूर्व है। आपको अच्छा लगेगा, आपको गर्व होगा कि भारत ने इतने तेज फैसले लिए, इतनी तेज गति से काम हुआ। देश के हर किसान को पीएम किसान योजना के दायरे में लाने का फैसला डन। किसान, मजदूर, दुकानदार को पेंशन देने की योजना डन। पानी जैसे अहम विषय पर साइलोस खत्म करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन डन। मिडिल क्लास के अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड डन। दिल्ली के 40 लाख लोगों को घरों पर अधिकार देने वाला कानून डन। 3 तलाक से जुड़ा कानून डन। चाइल्ड एब्यूज के खिलाफ सख्त सजा का कानून डन। ट्रांसजेंडर पर्सन्स को अधिकार देने वाला कानून डन। चिट फंड स्कीम से किसी के धोखे से बचाने वाला कानून डन। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट डन। कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कमी डन। रोड एक्सीडेंट्स की रोक के लिए सख्त कानून डन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन डन। देश को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन की डिलीवरी डन। बोडो पीस एकॉर्ड डन। ब्रू रियांग परमानेंट सेटलमेंट डन। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का काम डन। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला डन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला डन। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी डन। ये कभी कभार टाइम्स नाउ पर देखता हूं, न्यूज़ 30, इतनी मिनट में इतनी खबरें। ये कुछ वैसा ही हो गया। और ये सिर्फ सैंपल है। और इस सैंपल से ही आपको लग गया होगा कि द एक्चुअल एक्शन बिगिंस हियर।
मैं नॉन स्टॉप ऐसे अनेकों फैसले और भी गिना सकता हूं। सिर्फ सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी लग सकती है। लेकिन ये फैसले गिनाकर मैं जिस पॉइंट पर आपको ले जाना चाहता हूं, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। साथियों, आज देश दशकों पुरानी समस्याओं से समाधान करते हुए 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे युवा देश को जितनी स्पीड से काम करना चाहिए, हम वैसे ही करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब भारत समय नहीं गंवाएगा। अब भारत तेजी से चलेगा भी और नए आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ेगा। देश में हो रहे इन परिवर्तनों ने समाज के हर स्तर पर नई ऊर्जा का संचार किया है, उसे आत्मविश्वास से भर दिया है। आज देश के गरीब में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो अपना जीवन स्तर सुधार सकता है, अपनी गरीबी दूर कर सकता है। आज देश के युवा में ये विश्वास आ रहा है कि वो जॉब क्रिएटर बन सकता है, अपने दम पर नए चैलेंजेस को पार कर सकता है। आज देश की महिलाओं में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो हर क्षेत्र में अपना दम खम दिखा सकती हैं, नए कीर्तिमान बना सकती हैं। आज देश के किसान में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो खेती के साथ ही अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर भी काम कर सकता है। आज देश के उद्यमियों में, व्यापारियों में ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आज के भारत ने, आज के न्यू इंडिया ने अपनी बहुत सी समस्याओं को पीछे छोड़ दिया है। आजादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में करोड़ों लोग बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े थे, करोड़ों लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं था, घरों में टॉयलेट्स नहीं थे। ऐसी अनेक दिक्कतें थी जिनमें देश के लोग और देश उलझा हुआ था। अब ऐसी अनेक परेशानियां दूर हो चुकी है। अब भारत का लक्ष्य है अगले 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक का विस्तार देना। ये लक्ष्य आसान नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। साथियों, आज भारत की इकोनॉमी करीब $3 ट्रिलियन की है। यहां इतने इन्फॉर्म लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, और आप सोचिए, क्या आपने कभी सुना था कि देश में कभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था? कभी नहीं। हम 70 साल में $3 ट्रिलियन तक पहुंचे। 70 साल में पहले न किसी ने सवाल पूछा कि इतना समय क्यों लगा, और न ही किसी ने जवाब दिया। अब हमने लक्ष्य रखा है, सवालों का भी सामना कर रहे हैं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटे भी हैं। ये भी पहले की सरकारों और हमारी सरकार के बीच काम करने के तरीके का बहुत बड़ा अंतर है। दिशाहीन होकर आगे बढ़ने से अच्छा है कि मुश्किल लक्ष्य तय करके उसे प्राप्त करने की कोशिश की जाए। अभी हाल में जो बजट आया है, वो देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में और मदद करेगा।
साथियों, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। इसके लिए सरकार ने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, अनेक फैसले लिए हैं। देश भर में इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइस और टेक्नोलॉजी क्लस्टर बनाने का फैसला किया है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से भी इसे सहयोग मिलेगा। हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उसकी क्वालिटी बनी रहे, इसके लिए भी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। साथियों, मेक इन इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को देश के छोटे से छोटे उद्यमियों के लिए बहुत बड़ी मदद कर रही है। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में तो भारत ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई है। 2014 में देश में 1,90,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का निर्माण हुआ था। पिछले साल ये बढ़कर 4,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सोचिए, 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। साथियों, $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश से भी एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। देश भर में 6500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर होने वाला काम अपने आसपास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को गति देगा। इन प्रयासों के बीच ये भी सही है कि भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी, ऐसे देश के सामने चुनौतियां भी ज्यादा होती हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं और वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव भी ज्यादा झेलना पड़ता है। भारत हमेशा ऐसी परिस्थितियों को पार करता रहा है और आगे भी पूरे आत्मविश्वास और शक्ति के साथ ऐसी समस्याओं का समाधान करके रास्ता खोज पाएगा। हम स्थितियों को सुधार रहे हैं, निरंतर फैसले ले रहे हैं। बजट के बाद भी वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार अलग अलग शहरों में स्टेक होल्डर से मिल रही है। ये इसलिए क्योंकि हम सभी के सुझावों को मानते हुए सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की कोशिशों के साथ ही इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय है देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी के उभरते हुए नए सेंटर्स। ये नए सेंटर्स क्या है? ये सेंटर्स हैं हमारे छोटे शहर, टियर 2, टियर 3 सिटीज। सबसे ज्यादा गरीब इन्हीं शहरों में है, सबसे बड़ा मध्यम वर्ग इन्हीं शहरों में है। आज देश के आधे से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन ये छोटे शहरों में हो रहे हैं। आज देश में जितने स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं उनमें से आधे टियर 2, टियर 3 शहरों में ही हो रहे हैं। और इसलिए पहली बार किसी सरकार ने छोटे शहरों के इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान दिया है। पहली बार किसी सरकार ने इन छोटे शहरों के बड़े सपनों को सम्मान दिया है। आज छोटे शहरों के बड़े सपनों को नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे बुलंदी दे रहे हैं। उड़ान के तहत बन रहे नए एयरपोर्ट, नए एयर रूट्स उन्हें एयर कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में इन शहरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलवाए गए हैं। साथियों, 5 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स का लाभ भी छोटे शहरों को सबसे अधिक हुआ है।
एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए जो फैसले हमने लिए उसका लाभ भी इन्हीं शहरों के उद्यमियों को सबसे ज्यादा हुआ है। अभी बजट में सरकार ने जो नए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जुड़ी घोषणा की है उससे भी सबसे ज्यादा फायदा छोटे शहरों को ही होगा। साथियों, हमारे देश में एक और क्षेत्र रहा है जिस पर हाथ लगाने में सरकारें बहुत हिचकती रही है। ये है टैक्स सिस्टम। बरसों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब तक हमारे यहाँ प्रोसेस सेंट्रिक टैक्स सिस्टम ही हावी रहा है। अब उसे पब्लिक सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा रहा है। हमारा प्रयास टैक्स जीडीपी रेशियो में बढ़ोतरी के साथ ही लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना भी है। जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स हर दिशा में हमारी सरकार ने टैक्स में कटौती की है। पहले गुड्स एंड सर्विसेज पर एवरेज टैक्स रेट 14.4% था, जो कि आज कम होकर 11.8% हो गया है। इस बजट में ही इनकम टैक्स स्लैब को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। पहले टैक्स में छूट के लिए कुछ तय इन्वेस्टमेंट जरूरी थे। अब आपको एक विकल्प दिया गया है। साथियों, कभी कभी देश के नागरिकों को टैक्स देने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी इस प्रक्रिया से और प्रक्रिया का पालन कराने वाले लोगों से होती है। हमने इसका भी रास्ता खोजा है। फेसलेस असेसमेंट। इसके बाद इस बजट में फेसलेस अपील की भी घोषणा की गई है। यानी टैक्स एसेस करने वाले को अब ये पता नहीं चलेगा कि वो किसका टैक्स एसेस कर रहा है, वो किस शहर का है। इतना ही नहीं, जिसका टैक्स असेसमेंट होना है उसे भी पता नहीं होगा कि कौन अफसर है जो उसके टैक्स का असेसमेंट का काम कर रहा है। यानी खेल की सारी गुंजाइश खत्म हो गई है। और आप जानते हैं इसके कारण राजी नाराजी जरा बढ़ जाती है, लेकिन बहुत स्वाभाविक है। साथियों, अक्सर सरकार के ये प्रयास हेडलाइंस नहीं बन पाते, लेकिन आज हम दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गए हैं जहां टैक्स पेयर के अधिकारों को स्पष्टता से डिफाइन करने वाला टैक्स पेयर्स चार्टर भी लागू होगा। दुनिया के समृद्ध देशों में भी टैक्स पेयर का चार्टर नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला कदम टैक्स पेयर के अधिकार, टैक्स पेयर के चार्टर, उसको लेकर के आ रहा है। अब भारत में टैक्स हैरेसमेंट बीते दिनों की बात होने का मैं विश्वास देना चाहता हूं। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अब देश टैक्स एनकरेजमेंट की दिशा में बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, सरकार द्वारा देश को टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बीते 4-5 वर्षों में देश ने इसमें काफी प्रगति की है, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़ों के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं। साथियों, पिछले 5 साल में देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा कारों की बिक्री हुई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा, और मैं महंगी कारों की बात करता हूं। 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय बिजनेस के काम से या घूमने के लिए विदेश गए हैं। आंकड़ा याद रखिए, इतनी गाड़ियां खरीदी हैं और इतने लोग विदेश।
लेकिन स्थिति ये है कि 130 करोड़ से ज़्यादा के हमारे देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। यहां तो सब देते ही होंगे, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। इसमें से भी प्रति वर्ष, ये आंकड़े सुनिए आपको चौंक जाएंगे, प्रति वर्ष 50 लाख रुपए से ज्यादा आय घोषित करने वालों की संख्या सिर्फ 3 लाख है। आप में से कोई विश्वास नहीं करे, अगर मैं वोटिंग करवाऊं तो 100% वोटिंग कहेगा ये सही नहीं है। आपको एक आंकड़ा और देना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत प्रोफेशनल्स बहुत क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वकील होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, पूरा बॉलीवुड होगा। अनेक प्रोफेशनल है जो अपने अपने क्षेत्र में छाए हुए हैं, और आजकल तो टियर 2, टियर 3 सिटी में भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, और वे अपने अपने तरीके से देश की सेवा भी कर रहे हैं। उनके योगदान को हम नकारते नहीं हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 2200 प्रोफेशनल ही जो अपनी सालाना इनकम को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताते हैं। हिंदी समझते हैं ना? अकेले दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में इससे ज्यादा लोग होंगे। लेकिन ये स्थिति है पूरे देश में, सिर्फ 2200 लोग। अब ये कैसे गले उतरेगा? अभी इतनी गाड़ियां आ रही है, खरीदी जा रही है, विदेशों में इतना घूमना गामना हो रहा है, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन 2200 लोग। साथियों, जब हम देखते हैं कि लोग घूमने जा रहे हैं, अपनी पसंद की गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो खुशी होती है, चलो भाई कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब टैक्स भरने वालों की संख्या देखते हैं तो चिंता भी होती है। ये कॉन्ट्रास्ट भी हमारे देश की एक सच्चाई है। जब बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते तो टैक्स नहीं देने के तरीके खोज लेते हैं, और इसका भार उन लोगों को पड़ता है जो ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं। अब टाइम्स नाउ में बहुत लोग हैं जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं। क्यों, अच्छा नहीं लगा? तो मैं वापस ले लेता हूं। लेकिन होता क्या है, आज प्रत्येक भारतीय से मैं इस विषय में जरूर मैं चाहूंगा कि देश आत्ममंथन करे, सोचे क्या ऐसी स्थिति उन्हें स्वीकार है क्या? आज पर्सनल इनकम टैक्स हो या फिर कॉरपोरेट इनकम टैक्स, भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे कम टैक्स लगता है। क्या फिर जो असमानता मैंने आपको बताई वो खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, सरकार को जो टैक्स मिलता है वो देश में जन कल्याण की योजनाओं में काम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में काम आता है। टैक्स के इसी पैसे से देश में नए एयरपोर्ट बनते हैं, नए हाईवेज बनते हैं,
मेट्रो का काम होता है, गांव गरीब के घर तक पक्की सड़क बनाने का प्रयास होता है, गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है, मुफ्त बिजली मिलती है, सस्ता राशन मिलता है, सब्सिडी, पेट्रोल डीजल सब्सिडी, स्कॉलरशिप, इन सब कुछ सरकार तब कर पाती है क्योंकि देश के कुछ जिम्मेदार नागरिक पूरी ईमानदारी से आज भी टैक्स दे रहे हैं। अगर वो भी ना देते तो शायद ये भी नहीं हो पाता। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि देश का हर वो व्यक्ति जिसे देश ने, समाज ने इतना कुछ दिया है, वो अपना कर्तव्य निभाएं। और होता क्या है जी, जब और लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं पूरी करते हैं तो जो ईमानदार आदमी, उस पर बोझ बढ़ जाता है, उसको डबल अन्याय होता है। यानी एक प्रकार से उसको ईमानदारी की सजा मिलती है। ऐसी तो व्यवस्था होनी नहीं चाहिए भाई, कि कुछ लोग बेईमानी करते हैं इसलिए ईमानदारों पर ज्यादा बोझ डालते चले। कितने दिन डाल पाएंगे? और इसलिए आवश्यक है कि ये कर्तव्य भाव को जगाना होगा। समाज ने हमें इतना दिया है तो हमें समाज को लौटाना होगा, और बड़े गर्व के साथ लौटाना होगा। ये वातावरण पैदा करना होगा। और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि जिनकी वजह से उसकी आय इतनी है कि वो टैक्स देने के लिए सक्षम बना है, वो ईमानदारी से टैक्स देना भी चाहिए। आप सहमत होंगे मेरी बात से? कोई भी कथाकार जब कथा करता है और सत्य बोलो, ईमानदारी करो ये कहता है तो सब लोग हाँ कहते हैं ना। मैं आज जब टाइम्स नाउ में आया हूं तो टाइम्स नाउ के मंच से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को याद करते हुए एक प्रण ले, संकल्प ले। देखिए, आजादी के पहले लोगों को देश के लिए मरना का सौभाग्य मिला और लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए। आजादी के बाद देश के लिए जीने का सौभाग्य हमें मिला है। हमें देश के लिए जीना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भी सब छोड़ छाड़ के निकल जाइए। आप अपना सब करते हुए देश के लिए कीजिए। उन लोगों को याद करें जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। देश के उन महान वीर बेटे बेटियों को याद करते हुए ये प्रण लेंगे कि वो ईमानदारी से जो टैक्स बनता है उसे देंगे। वर्ष 2022 आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं। अपने संकल्पों को इस महान पर्व से जोड़िए, अपने कर्तव्यों को इस महान अवसर से जोड़िए। और मेरा मीडिया जगत से भी एक आग्रह है, और यहां तो विनीत जी बैठे तो बहुत चारों तरफ फैले हुए हैं, तो ज्यादा मदद कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के निर्माण में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी एक छोटा सा अखबार आजादी के आंदोलन को लीड करता था, गाइड करता था। देश के मीडिया ने आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी। अब समृद्ध भारत के निर्माण में भी मीडिया बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है और करनी भी चाहिए। जिस तरह मीडिया ने स्वच्छ भारत, सिंगल यूज प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान चलाया, वैसे ही उसे देश की चुनौतियों, जरूरतों के बारे में भी निरंतर अभियान चलाते रहना चाहिए। सरकार की आलोचना करनी हो, हमारी योजनाओं की गलतियां निकालनी हो, खुल करके करिए, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी
ये फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन देश के लोगों को निरंतर जागरूक भी करते रहना चाहिए। जागरूक सिर्फ खबरों से ही नहीं, बल्कि देश को दिशा देने वाले विषयों से भी। साथियों, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। अपने अपने कर्तव्य के पालन में। कोई मुझे कहे कि भाई सारी समस्याओं के समाधान को एक शब्द में बताइए, तो मैं ये कहूंगा, हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक सब कोई अपने कर्तव्यों का पालन करे तो सरकार को समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप सुलझ जाएगी। एक नागरिक के तौर पर देश हमसे जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा करता है, वो जब पूरे होते हैं तो देश को भी नई ताकत मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। यही नहीं, यही नई ऊर्जा, नई ताकत भारत को इस दशक में भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये दशक भारत के स्टार्टअप्स का होने वाला है। ये दशक भारत के ग्लोबल लीडर्स का होने वाला है। ये दशक भारत में इंडस्ट्री 4.0 का होने वाला है, उसका मजबूत नेटवर्क का होने वाला है। ये दशक रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले भारत का होने वाला है। ये दशक वाटर एफिशिएंट और वाटर सफिशिएंट भारत का होने वाला है। ये दशक भारत के छोटे शहरों का होने वाला है, हमारे गांव का होने वाला है। ये दशक 130 करोड़ सपनों का है, एस्पिरेशंस का है। मुझे विश्वास है कि इस दशक को भारत का दशक बनाने के लिए अनेक सुझाव टाइम्स नाउ की इस समिट में मंथन के बाद एक अमृत के रूप में निकलेंगे और आलोचना के साथ, सुझावों के साथ ही कुछ बात कर्तव्यों पर भी होगी। आप सभी को मैं इस समिट की सफलता के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। इस मंथन से जो निकलेगा अमृत, वो देश के काम आएगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।